इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जब हम करते हैं जो कि हम करंट नोट से पढ़ते हैं या फिर हम एनकेएम से पढ़ते हैं जिसमें हम जस्ट क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, बेटा उसके अंदर हमारी सारी चीज़ें तैयार नहीं होती। उसके लिए ये कुछ की टर्म्स हैं जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बनाए थे, इनको बेटा एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये जो की टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, नैरेटिव्स है, कल्चर है, इम्पीरियलिज्म है, ये क्या होते हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये कीवर्ड्स हैं और इसी के थ्रू हमने जो है वो एक पेपर देना है। काफ़ी सारे कीवर्ड्स की टर्म्स यूज हो रहे थे, इसमें हम देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले कल्चर को देखें, द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी। ठीक है, जो पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी का जो कल्चर होता है वो उसके आइडियाज होते हैं, उनकी ट्रेडिशंस, उनकी कस्टम्स, उनका सोशल बिहेवियर होता है। इम्पीरियलिज्म क्या होती है? अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइज कर लेना, एक इलाके के ऊपर कब्जा कर लेना, फॉर द मीनिंग ऑफ ट्रेड या जो भी इनकी कॉज होती है, यूज और मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स। अब ये जो इन्होंने डिफरेंट एनजीओज बनाई हुई हैं, फिर इन्होंने जगह जगह जो ये जो अलाइन फोर्सेस इन्होंने बनाई थी, अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने मिलके जगह जगह इन्होंने भेजी थी, जिसमें वो अल्फा ब्रावो चार्ली में दिखाते हैं कि वो जाता है ना, कैप्टन गुलशेर होता है, वो जाता है, वो कहाँ पे जाता है, सोवोनिया क्या नाम था उसका, कोई कंट्री था जहाँ पे ये अलाइड नेशंस जाती हैं, चेचनिया नहीं था, कोई और कंट्री था, वहाँ पे ये लोग जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी कि वो इस नाम पे कि जी हम सारी इनकी बहबूद के लिए शायद आए हैं और ये वो, और पूरी दुनिया से फोर्सेस इकट्ठी की जाती हैं और वहाँ पे, यस इट वाज बोस्निया, बॉस्निया था जो कि जहाँ पे वो फिर वो जाता है और जाके, और वो क्या था, यस कि हसनात को पता होगा, हसनात क्या था ये भाई, ये जो बॉस्निया और ये जो पूरी फोर्सेस जो इकट्ठी हुई, तो सोवियत यूनियन जो है उसकी मैं बात कर रही हूँ, यूएसएसआर। हाँ जी यूएसएसआर। ठीक है, उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं कि ये लोग बहबूद के नाम पे जो है ये कुछ कंट्रीज होते हैं जो अलाइन, मतलब आपस में मुआहदा करते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई मसला हुआ तो हम इकट्ठे होके, और डिफरेंट कंट्रीज के ममालिक होते हैं वो एक कंट्री के अंदर जाते हैं और जाके उसके हालात सही करने के लिए पहुंच जाते हैं, और हालात सही करने के चक्कर में वहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो थ्रू कॉलोनाइजेशन, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स, वो कॉलोनाइज करते हैं मिलिट्री फोर्स या अदर मीन्स से। सेम इज द केस विद, अगर आप हार्ट ऑफ डार्कनेस का नॉवल एक दफ़ा उसकी मूवी देखें या फिर आप थिंग्स फॉल अपार्ट की मूवी देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने वहाँ पे फोर्स के ज़रिए भी जो है वहाँ उन एरियाज को कॉलोनाइज किया। फिर ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ओरिएंट मीन्स ईस्ट, literally rising sun. This is opposing of the term Occident. In the term of old world, Europe was considered to be the West or Occidental, and the furthest known eastern extremely was the East or the Orient. ठीक है, इनको वेस्ट को कहा जाता था, ये ऑक्सीडेंटल है, और जो ईस्ट है उनको ओरिएंट कहा जाता था। And what we talk about Orientalism, we basically talk about style, artifacts, man-made objects often referring to primitive tools or trade considered characteristics of the peoples and cultures of the Asia. ठीक है, और जो हम ये ओरिएंटलिज्म के बारे में बात करते हैं, ये हम उस स्टाइल, उस आर्टिफैक्ट यानी कि मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो कि ऑफन रेफरिंग टू प्राइमिटिव टूल्स, जो इनके प्राइमिटिव कहते हैं बहुत पुराने तकियानूसी, जो कई बहुत पुराने कदीम, या फिर ऐसे ट्रेड जो कि कंसीडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल्स या कल्चर ऑफ द एशिया उसको कहा जाता है। फिर मल्टी कल्चरलिज्म क्या होती है? मल्टी कल्चरलिज्म, द प्रेजेंस और सपोर्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी। एक ग्रुप के अंदर जब डिस्टिंक्ट कल्चरल या एथनिक ग्रुप्स होते हैं, इलाकाई कबीले, ठीक है, उसको एथनिक ग्रुप्स कहा जाता है विद इन अ सोसाइटी, ठीक है, उसको मल्टी कल्चरलिज्म कहते हैं।
जैसे पाकिस्तान के अंदर भी मल्टी कल्चरलिज्म है, इसी तरह अफ्रीका के अंदर भी मल्टी कल्चरलिज्म है। तो हाइब्रिडिज्म जेनेटिक्स द ऑफस्प्रिंग ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स और स्टॉक। डिसिमिलर पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनको हाइब्रिडिज्म कहते हैं। स्पेशली द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीडिंग प्लांट्स और एनिमल्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी स्पीशीज और रेसेस, sometimes of mixed origin or composition, such as word whose elements are derived from different language. फिर fundamentalism है, strict adherence to basic principle of any subject or discipline. उसके बाद colonialism है, the policy or practice of acquiring full or partial political control over an other country, occupying it with settlers and exploiting it economically. फिर जो है रिफ्लेक्सिविटी a social theory, it refers to circular relationship between cause and effect. एक रिलेशनशिप है कॉज एंड इफेक्ट के दरमियान, यानी कि क्या कॉज होती है और उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होता है। a reflexive relationship is bidirectional with both cause and effect affecting one and other in a relationship in which neither can be assigned a cause or effect. आप लोग कभी पढ़िएगा, एक बुक है पैसेज टू इंडिया, इसने लिखी थी ये, और या फिर ट्विलाइट इन दिल्ली, ये भी पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स हैं। इसके अंदर भी ये सारे दिखाया गया है कि ये जो इम्पीरियलिस्टिक नेशंस है ना, इनके दरमियान और इन्होंने जिनको कॉलोनाइज किया है उन नेशंस के दरमियान ना एक ब्रीच है और वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। यानी कि एक आका है और एक गुलाम के दौर दरमियान जो ब्रीच है वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। उसके कहने का मतलब इन दोनों जो ड्रामा नॉवेल्स हैं उनका मकसद यही है, चाहे आप पैसेज टू इंडिया पढ़ लें, ये अगर कोई मुल्तान साइड का हो ना BZU के सिलेबस में और कराची के भी सिलेबस में है, और आप लोगों के सिलेबस में पार्ट 2 में जाके आएगा ये नावल ट्विलाइट इन दिल्ली। उसके अंदर बड़ा क्लियरली ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये दो कल्चर्स जो हैं वो आपस में क्लैश करते हैं जब एक आका और एक गुलाम वाली सिचुएशन आ जाती है। फिर की पॉइंट्स है, व्हाई एंड हाउ डज सैड रिलेट कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। इसके अंदर बेटा ये की पॉइंट्स है सारे, ये आप देख लीजिएगा। एडवर्ड सैड इंट्रोडक्शन है, कल्चर एंड imperialism is a speech about the same subject. He derived at York University, Toronto, February 10, 1993. Shared views on culture and imperialism. Culture and imperialism is a lecture by Edward Said. It briefly surveys the formation of Western culture to show that the process itself was a result of imperialism. उसने कहा कि ये जो वेस्टर्न कल्चर, फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर है, वो कहता है ये वो प्रोसेस है इटसेल्फ जो कि was a result of imperialism है। in defining the two terms he says that definition of culture, उसने दो definitions बताई थी, एक कल्चर की अपने इस लेक्चर में और एक imperialism की। कल्चर की डेफिनेशन आपको बता दी थी, imperialism भी an aggressive expansion of people at expense of their neighbors। फिर उसने उसके बाद बताया था कि किस तरीके से एक्सपेंशन हुई थी वेस्टर्न या ब्रिटिश कॉलोनीज की ऑन एन एस्टोनिशिंग स्केल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। फ्रॉम 1800 टू 1878 इंपीरियल मेट्रोपॉलिटन सेंटर जो है वो एक्सपेंड किया था ओवर 83,000 स्क्वायर माइल्स टेरिटरी पर ईयर। ये सारा कुछ बेटा आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था। इकोनॉमीज वर हंगरी फॉर ओवरसीज मार्केट्स, रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड प्रॉफिटेबल लैंड, ये कोड थी, ये भी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद यूएस वाज फाउंडेड एंड एन एम्पायर। फाइनली यूएस जो है वो एक एम्पायर के तौर पे आफ्टर वर्ल्ड वॉर नहीं, कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर हुई थी बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, और उसमें यूएस जो है वो एक एम्पायर के तौर पे हमारे सामने आया a dominant state of sovereignty that would expand in population, territory and increase in power, जो कि एक्सपेंड हुआ वुड एक्सपेंड, जो कि एक्सपेंड हुआ इन पॉपुलेशन, टेरिटरी, यानी कि उनके इलाके भी एक्सपेंड हुए, और उनकी सबसे बड़ी चीज उनकी पावर इंक्रीज हो गई। Neither imperialism nor colonialism is a simple act of accumulation and acquisition. It's not just a matter of going on. Both of these practices are supported and even impelled by impressive cultural formation that include ideas that certain territories required and received domination. उसके बाद फ्रांस फैनन की कोट थी, ये भी बेटा मैंने आपको कल अंडरलाइन करवा दी थी।
ये सारी कोर्स, ये सारा कल आपको सारा बताया था कि इट इज़ एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ वेस्टर्न सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजी that a vast gulf be established between the civilized West with its traditional commitment to human dignity. अब क्या था कि एक रिक्वायरमेंट पैदा हुई वेस्टर्न सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजी के, एक वास्ट गल्फ जो था वो इस्टेब्लिश हुआ, गल्फ भी इस्टेब्लिश बिटवीन सिविलाइज्ड वेस्ट के, उसको इस्टेब्लिश करना था बिटवीन द सिविलाइज विद इट्स ट्रेडिशनल एंड कमिटमेंट टू ह्यूमन डिग्निटी। अब ये शो करना था कि उनकी ट्रेडिशनल कमिटमेंट थी ह्यूमन डिग्निटी की, लिबर्टी और सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये उनका स्लोगन था। और एक बारबैरिक ब्रूटैलिटी थी ऑफ दोज हु फॉर सम रीजन परहैप्स डिफेक्टिव जीन्स, जिनके परहैप्स डिफेक्टिव जीन्स थे, जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, फेल टू अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ दिस हिस्टोरिकल कमिटमेंट, जो कि फेल हो गए वो इस हिस्टोरिकल कमिटमेंट को, जो कि वेस्ट ने कहा था कि भाई हम सिविलाइज वेस्ट हैं और हमारी एक कमिटमेंट है ह्यूमन डिग्निटी के साथ। और वो एक क्लैश हो गया, एक गल्फ पैदा हो गया बिटवीन बारबैरिक ब्रूटैलिटी ऑफ दोस्त जो कि फेल हो गए इस कि वो इस डिग्निटी को, इस हिस्टोरिकल कमिटमेंट को जो वेस्ट ने पूरी दुनिया के साथ किया था या यूएस ने पूरी दुनिया के साथ किया था, उसको जो है अप्रिशिएट करने में नाकाम हुए। यानी कि वो नहीं मान सके कि बाकी यूएस ने ऐसा किया है या वेस्ट ने ऐसा किया है। In British and French cases, the sheer distance of protected territory summoned the projection of far-flung interest. That is my focus here, partly because I am interested in examining the cultural form and structures of feeling that which it produces, and partly because overseas domination is the world I grew up in and we still live in. उसके बाद जो है गोल ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी क्या था, टू ब्रिंग अबाउट अ वर्ल्ड इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू रूल ऑफ लॉ। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया को एक रूल ऑफ लॉ के अंडर ला के खड़ा कर दिया कि वो एक रूल ऑफ लॉ के आगे जो है वो सर झुका दें। बट इट इज़ द यूनाइटेड स्टेट विच ऑर्गेनाइज द पीस एंड डिफाइन द लॉ। ये यूनाइटेड स्टेट्स थी जिसने ऑर्गेनाइज किया पीस को और उसने डिफाइन किया लॉ को। द यूनाइटेड स्टेट इम्पोजेस, उन्होंने इम्पोज किया इंटरनेशनल इंटरेस्ट बाय सेटिंग द ग्राउंड रूल्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड रूल्स क्रिएट किए एंड मिलिट्री डेवलपमेंट अक्रॉस द प्लैनेट। और पूरी दुनिया में, प्लैनेट कौन सा, अर्थ, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने मिलिट्री डेवलपमेंट, लेकिन अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट कायम कर ली। The US, uniquely blessed with surpassing riches and an exceptional history, stand above the international system, not within it. ठीक है, वो स्टैंड तो किए यूएस जो कि सरपासिंग थे, एक वेल्दी कॉम के तौर पे उभरे, उनकी एक एक्सेप्शनल हिस्ट्री थी ले, और वो स्टैंड अबव द इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंड अबव तो किए इंटरनेशनल सिस्टम पे, लेकिन वो उसके अंदर रह के काम नहीं कर सके। इम्पीरियलिज्म हैज कॉज्ड डिसलोकेशंस, और इस इम्पीरियलिज्म ने सबसे बड़ा जो नुकसान दिया वो डिसलोकेशन थी, होमलेसनेस ऑफ मुस्लिम्स, अफ्रीकन्स एंड द वेस्ट इंडियंस। ठीक है, इन्होंने होमलेसनेस क्रिएट कर दी मुस्लिम्स के लिए, अफ्रीकन्स के लिए और इंडियंस के लिए। बेटा जब हम अपने मुल्कों से डिसलोकेट हो जाते हैं ना, तो इससे भी कल्चर तबाह होता है। मैंने आपको कहा कि जब हम डिसलोकेट होते हैं ना, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि हमारी अपनी फैमिली में, हमारी फैमिली है, यकीन जानिए उनके बच्चों का नहीं पता चलता कि वो क्रिश्चियंस हैं कि मुस्लिम, पता ही नहीं चलता उनके हुजूर से, ना उनके ड्रेसेस से, ना उनके अंदाज से, पता ही कहीं कहीं नहीं चलता कि ये मुस्लिम है। लगता है ऐसे ही है कि उन्हीं जैसे हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि जब आप डिसलोकेट हो जाते हैं ना, तो आप अपना कल्चर भी भूल जाते हैं। आपके जो बच्चे, आप देखें जो पाकिस्तानी बच्चे जिनका ब्रॉटअप बाहर होता है, उनको ना उर्दू बोलने आती है ना उनको उर्दू लिखने आती है। ठीक है, तो इस वजह से वो बच्चे वापस आके कभी एडजस्ट नहीं होते, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो रिश्ता फिर पाकिस्तान में नहीं ढूंढते अपने बच्चों का। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हमने अपने बच्चों की शादियां बाहर ही करनी है, क्योंकि सारी उम्र हमारे बच्चे उस कल्चर के आदी हो गए, तो वो फिर उस कल्चर से कभी वापस नहीं आते। ठीक है, उसके बाद जो है जी बिल्कुल, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी, ठीक है, वो अब आप देखें ना, वो उसकी लैंग्वेज से बीइंग अ लीडर वो यहाँ पे नहीं चल सकता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, उसकी लैंग्वेज वैसी नहीं है जैसे कि पाकिस्तानीज़ की है। अगर वो यहाँ पे बला बड़ा होता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती।
The solution is the revised attitude to education to urge students on insistence on their identity. अब वो क्वेश्चन आया था ना अभी कि भाई उसने क्या सोल्यूशन पेश किया कि कल्चरल आइडेंटिटी को जो है बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो सोल्यूशन क्या है उसका, वो ये है कि हम अपना रिवाइज एटीट्यूड टू एजुकेशन, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आपको पता है पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम से इकबालियात का सिलेबस तैयार है, ठीक है, वो पहली 10 जमातों में पढ़ाना है, बल्कि एफएससी तक का सिलेबस तैयार है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। सेम इज द केस हमारा कल्चर है, हमारी अहादीस, जिस बच्चे को बेटा अहादीस पढ़ा दी जाए और इकबालियात पढ़ा दी जाए, वो बच्चा कभी मार नहीं खा सकता। क्यों? उसकी रीजन ये है, उसको उसका कल्चर दिखाया गया। नंबर 3, थ्रू मीडिया। हमारी लड़कियों के हुलिये चेक करें जरा, थ्रू मीडिया उन बच्चियों को बताया गया है तुम्हारे आइडियल्स रीमा, मीरा, माधुरी, और आजकल मुझे नहीं पता कौन कौन सी आ रही हैं, ठीक है, ये वो कोई पुराने जमाने की हीरोइंस थी, ठीक है। तो और कौन कौन आजकल ये जो मॉर्निंग शोज में आ रही होती है, ठीक है, तो मुझे इनके नाम बिल्कुल बेटा मुझे नहीं आते, आपको ही ज़्यादा पता होगा। मैं वो स्टूडेंट्स की डीपीज देख रही होती हूँ, वहाँ से पता चलता है अच्छा ये भी कोई लड़की है जो आजकल इन है। मैं आप लोगों की डीपीज पे चेक कर रही होती हूँ आजकल कौन सी मॉडल इन होगी, तो वो नज़र आ रही होती है वहाँ पे ना, स्टूडेंट की डीपीज से पता चलता है मुझे अच्छा ये आजकल ये चल रही है, आज ये इन हो गई है। हीरोज जो है वो लड़कों की डीपीज पे लगे होते हैं, वाई ऑन द डीपीज, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हम जो लड़के और लड़कियां हैं, हम इन लोगों को आइडियलाइज करते हैं। जब आप देखें हमारे आइडियल सेट नहीं है, अगर हमारा आइडियल सेट होता तो हमारे जो हुलिये हैं ना वो इस तरह से स्कैटर्ड नहीं होते कि आप किसी दीनी मजलिस में बैठे हैं तो आप दुपट्टा लेके बैठ जाएं, और आप किसी शादी में जाएं तो आप बेहया हो जाएं, ठीक है। और स्कूल्स में ये डांसेस ना होते, हर इवेंट के ऊपर डांसेस होते हैं, हर इवेंट के ऊपर कैटवॉक होती है, कॉलेज लेवल पे भी यही कुछ चल रहा होता है, तो बेहयाई प्रमोट ना होती। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये जो हमारा डिज़ायर, द सोल्यूशन इज द रिवाइज एटीट्यूड टू एजुकेशन टू अ स्टूडेंट टू इंसिस्टेंट ऑन देयर आइडेंटिटी। हमने अपनी आइडेंटिटी एक्चुअली लॉस की है बेटा। हम देखिए, अगर एक हमारे आइडियल्स जो है, मैंने कहा ना ये हीरो हीरोइंस जो ड्रामाज में आते हैं वो हमारे आइडियल्स नहीं है, ना ही ये जो मॉडल्स हैं वो हमारे आइडियल्स हैं बेटा। हमारे जो आइडियल्स हैं वो हज़रत बीबी हाजरा हैं, हज़रत मरियम हैं। हाँ जी बिल्कुल मुनीबा, आप भी कह सकती हैं, मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ, मैं आपकी फिर बात सुनती हूँ। तो बेटा हमारे जो आइडियल्स हैं एक्चुअली सेट नहीं है। हमारे जो लड़कों के आइडियल्स हैं वो एक ऐसा लड़का है जिसके पास हैवी बाइक होगी, जिसके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, और उस गाड़ी और बंगले के पीछे उससे एक खूबसूरत लड़की जो हूरों से कम नहीं होगी वो लड़की शादी करेगी, ठीक है। और लड़कियों के लिए जो उसका आइडियल है वो क्या है कि अगर उसका हुलिया किसी मॉडल की तरह का होगा, किसी खूबसूरत लड़की की तरह का होगा, तो एक अमीर ज़्यादा, एक शहजादा आएगा जो उस लड़की से शादी करेगा। हमारी बच्चियों के, हमारे बच्चों के जहनों में ये चीज़ें डाल दी गई हैं। आफ्टर मैरिज सब कुछ उलट पुलट हो जाता है और बाहर डिवोर्सेस तक पहुंच जाती है। द रीज़न हमने अपना कल्चर लॉस कर दिया। हमारा हमारे आइडियाज़ बेटा ये नहीं है, हमारे आइडियाज़ अल्लामा इकबाल है, हमारे आइडियाज़ हमारे अम्बिया कराम है, हमारे आइडियाज़ हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा है, हज़रत मरियम है, जो चास्टिटी और जो है जिसे कहना चाहिए ना शर्म हया, उसका मजमुआ है हमारा। ये आइडियल है एक मुस्लिम लड़की का। हमारे आइडियाज हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, जिन्होंने पर्दे में रह के जो है सहाबा कराम को एजुकेट किया था। हमारा आइडियल जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है, जिसको नॉलेज का, इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। हमारे आइडियल्स जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हमारे आइडियल्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हम इनको देखेंगे तो हम इनके बेटा आइडियल का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्सनैलिटी को से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाना कि आप उनके जो तरीके हैं उनको फॉलो करने पे मजबूर हो जाए। आप किसी पर्सनैलिटी से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हो कि आप उनके तरीके को फॉलो करने पे मजबूर हो जाते हो। ये जो आपको, आप क्यों
मतलब हम जो लड़कियां होती हैं वो क्यों वैसा ही हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करती हैं, वैसे ही बात करने की कोशिश करते हैं जैसे टीवी पे एक मॉडल। उसकी रीज़न ये है कि बेटा जब हम छोटे होते हैं तो हमें उसी तरह के कार्टून्स दिखाए जाते हैं, उसी तरह के ड्रामास दिखाए जाते हैं और उसी तरह का सारा कुछ दिखाया जाता है, हमें हमारा कल्चर नहीं दिखाया जाता। ठीक है, उसकी रीज़न हमारा आइडियल बन जाता है। वो जो चीज़ हम देख रहे होते हैं ना, हम अपने बच्चों का आइडियल पहले 7 साल में बना देते हैं। और उस आइडियल में आजकल जो गेम्स आ रही हैं, हमारे टैबलेट्स के अंदर जो गेम्स आ रही हैं, वो क्या हैं? वो यही तो हैं कि वो एक बच्ची होती है, वो एक गुड़िया होती है, कभी वो उसका हेयर स्टाइल चेंज करती है, उसके कपड़े चेंज करती है, ऐसे ही है ना। ये गेम्स आ रही हैं जो बच्चियां खेल रही होते हैं, और जो लड़के हैं वो गन्स वगैरह वाली गेम खेल रहे होते हैं। उसकी वजह से उनकी एक डिस्ट्रक्टिव नेचर बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा, ये हमारा अब जब तक इस एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे पाकिस्तान के कल्चर में जब तक अब ये इकबालियात नहीं आएंगी, अहादीस नहीं आएंगी, सीरतुन नबी जो है एफएससी लेवल तक नहीं बढ़ाई जाएगी, बेटा हमारा कल्चर वापस नहीं आ सकता। हमारे कल्चर से इकबालियात निकाल दी गई है, सीरतुन नबी निकाल दी गई हैं, अहादीस निकाल दी गई है, इस्लाम की बुक पतली सी कर दी गई है, अल्लाह के बारे में किसी को पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ बताई जाती है बच्चे को कि बेटा स्कूल जाओ, तुम जब बहुत पढ़ लिख जाओगे तो तुम एक अमीर आदमी बन जाओगे। तो वो एक अमीर आदमी बनने के चक्कर में जो है उसको जो है पढ़ाया लिखाया जाता है। उसको इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया जाता कि वो एक अच्छा इंसान बने, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बने। और दूसरी चीज़ उसको स्कूल में जाके ये बताई जाती है कि अब तुमने सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, उर्दू तो बोलनी नहीं है। So that is the thing to a student or insistence on their identity. तो कौमों की आइडेंटिटी उनकी हिस्ट्री होती है, ठीक है। फिर कल्चर और डेमोक्रेसी, फिर उनकी नेशनलिज्म इज द सोल्यूशन। अगर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर कायम रह गए तो फिर जो है हम इस पे कायम वो जो है इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। मुनीबा बेटा कुछ कहना चाह रही थी। मुनीबा माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं ना मतलब आप ये सब कल्चर वगैरह डिस्कस कर रही है ना, तो मुझे एक ना मतलब हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। ये दुनिया न्यूज़ पे जो शो लगता है मज़ाक़ात में, तो हम लोग ने वहाँ पर जाना था। तो उनका स्टाफ आया, हम सब गर्ल्स ही थी तो सब रेडी थे। तो उन्होंने बोला कि हिजाब कोई नहीं लेगा, सब अपने हिजाब उतार दें। तो कोई भी नहीं मान रहा था हिजाब उतारने के लिए, लेकिन बहरहाल वो हमें ले गए वहां पे। तो उन्होंने फ्रंट लाइन पे सिर्फ उन्हीं लड़कियों को बिठाया था, मतलब जिनमें उनका फ्रेम पूरा हो रहा था, जिनमें मतलब लड़कियों ने अपने बाल शाल खोले हुए थे। तो उन्होंने जो लड़कियां बैक साइड पे बैठी थी, उन्होंने अपना फ्रेम पूरा कर लिया और उन्होंने उन लड़कियों के बाल खुलवा दिए। और हिजाब वाली लड़कियां थी जो वो बैक स्टेज पे बैठी हुई। बस देख लेना फिर किस तरीके से इस कल्चर को। फरियाल कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी फरियाल, बेटा आपका हैंड रेज हुआ है। हाँ जी बेटा, वो मोर देन एनफ है, आपको एक्स्ट्रा नोट्स मैंने शेयर किए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा कल्चर जो है उसको तबाह किया जाता है, और मीडिया इज ऑल्सो टूल के उसके थ्रू जो है वो कल्चर को तबाह किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एम्पायर इज वन दैट एनेबल्स डिस्क्वाइटिंग फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन। ठीक है, जो कि डिस्क्वाइटिंग फॉर्म्स ऑफ मतलब जो एनेबल करता है डिस्क्वाइटिंग फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन को। imperialism consider the mixture of culture and identities on a large scale। ये जो imperialism है ये कंसीडर करती है मिक्सचर ऑफ कल्चर्स और आइडेंटिटीज। अब हम क्या है, हम मिक्सचर ऑफ कल्चर्स हैं बेटा। ना हम पूरे मुसलमान हैं, ना हम पूरे पाकिस्तानी हैं, ना हम पूरे के पूरे वेस्टर्न हैं। तो हम पता नहीं क्या बन गए। ठीक है, उर्दू भी बोलते हैं तो पूरी उर्दू नहीं बोलते, बीच में इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं। वो हमारे वो बच्चे नहीं हैं, वो कहते हैं रोडें। ठीक है, किताब में बुकें, तो हम इंग्लिश और उर्दू सारी मिक्स करके बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये अब मिक्सचर ऑफ कल्चर होता है। उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम लोग जो है मतलब अपने जो कल्चर को छोड़ के दूसरा कल्चर जब हम फॉलो करते हैं। फिर यहाँ बट इट वर्स्ट एंड मोस्ट पैराडॉक्सिकल गेस्ट वाज अलाउ पीपल टू बिलीव दैट ओनली वाइट ब्लैक एंड वेस्टर्न और ओरिएंटल
और ये और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है, और भी ज़्यादा पैराडॉक्सिकल गिफ्ट है जब हम लोगों को अलाउ कर देते हैं कि वो सिर्फ अपने आप को या तो वाइट समझ लें या ब्लैक समझ लें, या वो अपने आप को वेस्टर्न समझ लें, या अपने आप को ओरिएंटल। ओरिएंटल कौन है? हम लोग हैं, ठीक है। हम जो एशियन लोग हैं हम ओरिएंटल हैं, हम जो ईस्टर्न लोग हैं हम ओरिएंटल हैं, और जो वेस्टर्न लोग हैं वो वेस्टर्न है, वो वाइट से, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। सबसे वर्स्ट थिंग ये है कि जो डोमिनेटिंग है वो अपने आप को ब्लैक समझ लेते हैं, सुप्रेस समझ लेते हैं, और जो कि जी अब हमारा, हम क्यों बड़े फख्र महसूस करते हैं जब हम सरों से दुपट्टे उतार के और रोड्स पे जो है वो चल रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमें बड़ा शौक है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह ना, ठीक है। हमने आइडियलाइज कर लिया ना उनको, कि शायद उनके पास पैसा इस वजह से क्योंकि शायद वो लोग बेहया हैं, उनके कपड़े थोड़े हैं इसलिए। और फिर हम एजुकेशन हासिल करके, बेटा आपको मैं सही बताऊं कि मैं अक्सर बहुत इंस्पायर होती थी ऐसी खवातीन से जो अपने आप को बड़ा कवर करती थी, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ करती थी, बहुत इंस्पायर्ड बचपन से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी खवातीन बहुत अच्छी लगती थी जो अपने आप को कवर करती थी। शायद मेरी जो आइडियल्स थी ना वो शुरू से ही जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी, हज़रत बीबी हाजरा थी, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। शायद मैं उनको आइडियलाइज करती थी इस वजह से कि वो इस तरह की थी, तो जो अच्छी खवातीन होती वो ऐसी होती हैं, ऑल्दो हमारी फैमिली में नहीं था। तो बेटा वो जो मेरी आइडियलिज्म थी ना, वो एक्चुअली चलते 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 वो कहाँ पे पहुँची कि मैं एजुकेशन हासिल करती चली गई। जब मैं 6th क्लास में थी तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं बताया था कि तुमने सर पे दुपट्टा लेना, ठीक है। बट मैंने एक कुरान में एक जगह पढ़ा था कि औरत को निसा कहते, तो दैट इज द थिंग। देन आई हैव डिसाइडेड व्हेन आई वाज 12 ईयर ओल्ड कि आई एम द निसा। अल्लाह ने मुझे निसा कहा है, मुझे अपने आप को कवर करना है। और इस चीज़ पे हमारे घर में कभी अक्सर बहस हो जाती, तो लेकिन बेटा मैं उस चीज़ को कभी छोड़ नहीं सकी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी। और बेटा जब आपके अंदर शर्म हया आ जाती है ना कि आपने किसी के सामने नहीं जाना और इस तरह से नहीं करना, तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली अपने कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके बहुत सारे मसले मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आपकी जो एजुकेशन, फिर एजुकेशन जैसे जैसे मेरी आगे जाती गई, आपको पता है एमए इंग्लिश लिटरेचर करने से पहले और एमए इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद की पर्सनैलिटी में मेरे बहुत फ़र्क है। लिटरेचर पढ़ने के बाद एक्चुअली आई केम टू नो फाइनली कि नहीं मेरा कल्चर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एंड देन मैंने फिर अपने आप को प्रॉपर कवर करना शुरू किया था, प्रॉपर इन 2016। उससे पहले भी करती थी, तो लेकिन जो वेल मैंने करना शुरू किया वो फिर आफ्टर एमए इंग्लिश लिटरेचर करना शुरू किया। उससे पहले मैं अबाया और स्कार्फ तक पहुंच गई थी। तो कहाँ दुपट्टे से शुरू हुई थी, ग्रेजुअली एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्न करते 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 रीज़न अपने कल्चर को ऑन करते, उसकी सबसे बड़ी रीज़न थी बेटा अपने कल्चर को ऑन करते, ठीक है। इस वजह से मैं चेंज हुई थी। शायद अगर मैं उस कल्चर को ना ऑन करती, और फिर एजुकेशनल लेवल ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं अंदर से चेंज हुई एक्चुअली। मैंने अपना बाहर का हुलिया कभी चेंज नहीं किया। फिर अंदाज़ा हुआ कि बेनियाजी भी दुनिया में कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है? सैड मैसेज इज द इम्पीरियलिज्म इज नॉट अबाउट द moment in history, it is about a continuing interdependent discourse between subject peoples and dominant empire। वो सब्जेक्ट पीपल जो कि झुक जाते हैं, और डोमिनेंट एम्पायर, ठीक है। अब ये इंटरडिपेंडेंट डिस्कोर्स है कि हम इंटरडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। अब इन एम्पायर्स को भी हमारी जरूरत है, हम काम नहीं करेंगे ये कैसे चलेंगे, ठीक है। So that is the thing. Sad's view of empire and colonialism is best expressed through Fanny and Sir Thomas from Jane Austen Mansfield Park, which is a story of Fanny being taken into Sir Thomas' life at Mansfield Park, where she eventually adjusts into the role of mistress of estate. Fanny was poor. Her parents are not capable of managers of wealth. बेटा ये आपने स्टोरीज इनकी छोटी छोटी ना जब आप बताएंगे ना कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, उसमें ये आपने लिखनी है। These skills she acquired
Then she goes to Mansfield Park to live at 10. Seth's comments on Jane Austen writing highlight the extent to which he sees in her reflection of empire. कि यहाँ पे वो बताता है कि वो एम्पायर को कैसे क्या वो जो है करता है बताता है। फिर कोटेशंस फॉर व्हाई एंड हाउ रिलेट कल्चर इम्पीरियलिज्म, बेटा ये सारी नीचे कोटेशंस है, इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और की पॉइंट्स है यहाँ पे जो इंग्लिश नॉवल स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसको भी बेटा एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये मैं आपको फाइल अभी जो है वो शेयर कर दूंगी, फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो फिर मुझे बता दीजिए। अब यहाँ पे देखें ना, सैड बिलीव द स्टोरी में मोटिवेट द पीपल टू स्ट्रगल फॉर इमेंसिपेशन, ठीक है। इमेंसिपेशन यानी कि लिबरेशन को कहते हैं। वो कहता है, सैड ये कहता है कि अगर हम नॉवलिस्ट को रेफर करेंगे, यहाँ कहते हैं ना नैरेटिव इज क्रूशियल टू माय आर्गुमेंट हियर, ये देखें उसने speaking of importance of fiction in the formation of an argument against imperialism, he says narrative is crucial to my argument here. My basic point being that stories are at heart of what explorers and novelists say about strange regions of the world. वो कहते हैं कि ये जो नॉवलिस्ट हैं अजीब ही रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, वो सिर्फ अमेरिकन व्यू पॉइंट को या यूरोपियन व्यू पॉइंट को बयान करते हैं, ठीक है। बाकी क्या दुनिया जो है वो क्या जी नहीं रही, ठीक है। तो उसने कहा व्हाट एक्सप्लोरर्स एंड नॉवेलिस्ट्स से अबाउट स्ट्रेंज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, they also become the method of colonized people used to assert their identity existence of their own history. तो उनको they also become the method, उनको उस मेथड को भी फॉलो करना चाहिए। बिकम मेथड कॉलोनाइज पीपल, जो कॉलोनाइज पीपल का है, यूज टू एजर्ट देयर आइडेंटिटी, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को एजर्ट कर सके और अपनी ओन हिस्ट्री को पे वो एग्जिस्ट कर सके। जैसे चिनुआ एशिबी ने थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर अपने कल्चर और अपनी आइडेंटिटी की बात की थी। तो उसने कहा था कि ये जो नॉवेलिस्ट कहानियां लिखते हैं ये तो जस्ट जो है मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एडवर्ड सेड शो इल रिगार्ड फॉर जेन ऑस्टन, डिकन, थैकरी, बेलफोर्ड, फॉस्टर, किपलिंग। क्यों उसने कहा था, उसने कहा ये पता नहीं कौन से ज़माने की कौन से दौर की बात करते हैं, इनको ऐसे नॉवेल्स लिखने चाहिए जिससे कि कल्चर जो है एक कौम का, एक कौम की आइडेंटिटी जो है उसको पहचाना जा सके। कुछ ऐसे मोटिवेशनल नॉवेल्स होने चाहिए जिसके अंदर स्ट्रगल फॉर इमेंसिपेशन होनी चाहिए, यानी कि लिबरेशन की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो सेड आल्सो एडमायर्स ग्राहम ग्रीन एंड बीएस नॉपॉल फॉर देयर इक्वली स्फीयर व्यू ऑफ वेस्टर्न imperialist illusion। और कंक्लूजन यहाँ पे देख लें, टू कंक्लूड वी मे से दैट Sad's critical outlook of course influenced by his pre-World War II colonial background, ठीक है। प्री वर्ल्ड वॉर टू जो उसका कॉलोनियल बैकग्राउंड था उससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ही हैड टू बी because being a Palestinian by birth he himself belonged disposed and displaced nations, ठीक है। वो by birth Palestinian था लेकिन वो disposed और displaced nations से था। Hence his profound sympathy for such nations and disgust of imperialism। ये एक्चुअली शिफ्ट हो गया था ना वेस्टर्न में, तो इस वजह से उसको अंदाज़ा था कि उसका पैलेस्टीनियन बैकग्राउंड और फिर उसका वेस्टर्न, वो दोनों को पड़ा हुआ था। इसी तरह चिनुआ एशिबी का भी यही हालात थे। वो बेसिकली नाइजेरियन था लेकिन वो डिसलोकेटेड नाइजेरियन था और इस वजह से उसने अमेरिका वेस्टर्न्स को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था, ब्रिटिशर्स को, और वो अपने कल्चर को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। एंड हेंस हिज हैबिट ऑफ लाइकिंग इंपीरियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट इन हिज वर्क ऑफ वेस्टर्न नॉवेल, ठीक है। उसके बाद ये कोटेशंस है, यूज ऑफ, ये कोटेशंस भी बेटा एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये आपके बने बनाए आउटलाइन है। देखिए हिस्ट्री एंड हिस्टोराइजेशन ऑफ द पास्ट, ठीक है। हिस्टोराइजेशन ऑफ द पास्ट यानी कि पास्ट कहानियों को दोबारा से बयान करना, ये गुलिवर्स ट्रेवल्स का जो क्वेश्चन भी आया था। नैरेटिवाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी का जो नैरेटिव है उसको, उस व्यू पॉइंट को बताना चाहिए। सोसाइटी का नैरेटिव क्या होता है, उसका, उनके आइडियाज़, उनका कल्चर, उनकी ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और टेक्स्ट आर नॉट फिनिश्ड ऑब्जेक्ट, कल्चर इज नॉट मोनोलिथिक आइदर। ये इसको बेटा सारे को पढ़ लीजिएगा। ये आपका आज का जो लेसन था अलॉन्ग विद पास्ट पेपर्स ये कंप्लीट हो गया है बेटा। यहाँ तक अपन किसी का कोई क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कितनी मजे की कोट, वी शैल रन द वर्ल्ड्स बिजनेस वेदर द वर्ल्ड लाइक इट और नॉट। ये ब्रिटिशर्स ने कहा था। चार्ल्स क्राउड द ब्रिटिशर ऑनर ऑफ अ माइंड सेज कि हम दुनिया के बिजनेस को रन कर सकते हैं
करेंगे वेदर द वर्ल्ड लाइक्स इट और नॉट। ये अमेरिकन का स्लोगन है कि चाहे दुनिया इसको पसंद करे या ना करे, हम तो अपना बिजनेस ऐसे ही रन करें। तो दैट इज द थिंग जो कि एक एम्पायर और जो एडवर्ड सैड ने अपनी किताब के अंदर कहा। ठीक है, तो बेटा अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कहानियाँ लिखनी होती थी, और इसी चीज़ को एक्चुअली एडवर्ड सैड ने कहा था कि जितने भी ओरिएंटल जो भी ममालिक हैं जिसके अंदर ये ईस्ट कंट्रीज आ जाते हैं, एक वेस्टर्न कंट्रीज है, एक ईस्टर्न कंट्रीज है, तो इनको अपना कल्चर प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? हाँ बिल्कुल है ना, द कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म बेटा उसका पूरा ऐसे ही है। तो लेंथी भी होगा, अभी तो देखा ही नहीं है मैंने, तो वो कब करना है हमने या उसकी क्या शेड्यूल